तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो जो है वो IIBF एग्ज़ाम पर आधारित है। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, बैंकों के प्रमुख कार्य हैं। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जमा राशियाँ स्वीकार करना, ऋण देना और निवेश करना, गैर निधि कारोबार और विप्रेषण रेमिटेंस। यहाँ पर विप्रेषण और रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, पैसा को एक खाते से दूसरे खाते में कहीं भी ट्रांसफ़र करना रेमिटेंस या विप्रेषण कहलाता है। तो इसमें क्या उत्तर सही होगा? तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपको आंसर उपयुक्त सभी पे टिक कर कि बैंक ऊपर के ये सभी काम करता है, जमा राशियाँ भी लेता है, ऋण भी देता है, निवेश भी करता है, पैसे को रेमिटेंस यानी कि ट्रांसफ़र भी करता है। तो उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अब नंबर 2 पे क्वेश्चन है, IDBI खाली स्थान है, क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, निजी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कि विकास बैंक। तो यहाँ पे आपका ग नंबर उत्तर सही होगा, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। यानी IDBI बैंक जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है सरकारी बैंक होते हैं, सरकार जिन पे अपनी पूंजी लगाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भुगतान बैंक खाली स्थान जमा राशियाँ स्वीकार कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, किसी भी प्रकार की और साथ ही बिना किसी सीमा के। खा नंबर केवल मियादी, या फिर ग है केवल मांग जमा राशियाँ लेकिन इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है, या फिर घ है प्रति ग्राहक 1 लाख रुपये से अनधिक शेष की मांग। तो यहाँ पे आपका घ नंबर लास्ट वाला उत्तर सही होगा, प्रति ग्राहक 1 लाख रुपये से अनधिक शेष की मांग। ये भुगतान बैंक जो है जमा राशियाँ 1 लाख से अधिक स्वीकार नहीं कर सकते, 1 लाख तक की जमा राशियाँ भुगतान बैंक स्वीकार करते हैं। चौथा प्रश्न है कि लघु वित्त बैंकों को वित्त देना अपेक्षित है, अधिकतम 25 लाख का या इसके कुल अग्रिम पोर्टफोलियो का 50%, प्रति उधारकर्ता कम से कम 25 लाख रुपये का, बिना सीमा के किसी भी उधारकर्ता को, या रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ही। तो यहाँ पर जो लघु वित्त बैंक हैं, ये जो है उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके कुल अग्रिम पोर्टफोलियो का 50%, प्रति उधारकर्ता कम से कम 25 लाख रुपये तक का यहाँ पे लोन दिया जा सकता है। आपका 5वां क्वेश्चन यहाँ दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ शाखाएं खोल सकते हैं? उस राज्य में कहीं भी जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है, उस राज्य में कहीं भी, परंतु गैर ग्राहक संबंध कार्यालय देश में कहीं भी खोल सकते हैं, देश में कहीं भी, या फिर केवल सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र या जिले में। तो केवल सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र या जिले में क्षेत्रीय बैंक खोले जा सकते हैं, सरकार जहाँ पे बताएगी वहाँ। तो यहाँ पे आपको मैंने इसके प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं, कोई भूल चूक हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल पर भी दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस पहले से पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वीडियो को देख पाएँ। तो यहाँ पर मैंने 50+ क्वेश्चन IIBF के लिए हैं, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बचत खातों में के संबंध में कुछ प्रतिबंध होते हैं। प्रति तिमाही आहरणों की संख्या, ATM में प्रति लेन देन आहरण की राशि, प्रति तिमाही खाते में जमा राशियों की संख्या, या उपर्युक्त क और ख दोनों उत्तर सही है, क्या है? तो यहाँ पे उपर्युक्त क और ख ये वाला ऑप्शन सही है, घ वाला, क्योंकि प्रति तिमाही आहरणों की संख्या, आहरण का मतलब होता है निकासी करना, विड्रॉ। तो यहाँ पे ATM पे भी आहरण राशि का नियम है और प्रति तिमाही का भी है। तो क और ख वाला उत्तर सही, इसलिए घ जो ऑप्शन है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि बैंक की सावधि जमा राशि द्वारा चित्रित होती है, इसमें क्या उत्तर सही होगा?
सबसे पहले सावधि जमा राशि समझ लीजिए। सावधि का मतलब होता है कि निश्चित अवधि के लिए पैसे को जमा करना, यानी फिक्स डिपॉजिट, एफडी करना। तो अब इसमें आपको पूछ रहा है द्वारा चित्रित होती है, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है जमा राशि के समय ग्राहक के साथ सहमत ब्याज दर। जी हाँ, ब्याज पहले से सहमत कर लिया जाता है, तय कर लिया जाता है। दूसरा है जमा राशि की नियत अवधि। जी हाँ, समय भी नियत कर लिया जाता है, कितने वर्ष के लिए। फिर है ब्याज का आवधिक भुगतान। जी हाँ, समय से ब्याज भी बैंक जो है भुगतान करती है। तो उपर्युक्त सभी, तो हाँ, इसमें उपर्युक्त सभी पे आप टिक करेंगे कि सभी चीज़ें इसमें मिलती हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि सावधि जमा राशि का नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है परिपक्वता पर आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण। क्या नहीं किया तो किया जा सकता है। परिपक्वता का मतलब जब समय पूरा हो जाए तो और आगे के लिए बढ़ा दे, तो हाँ, बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरा है अन्य पक्ष को अंतरित। अंतरित का मतलब है कि दूसरे को देना, ट्रांसफ़र करना। तो क्या किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे पक्ष को नहीं कर सकते। तो इसमें पूछ रहा है क्या नहीं किया जा सकता, तो ये अन्य पक्ष को अंतरित यानी कि ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। बाकी ऊपर पहला वाला भी हो सकता, नवीनीकरण भी होगा। परिपक्वता की तारीख से पहले भी अदा, इन समय पूरा होने से पहले भी आप इसको निकाल सकते हैं। और बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखना। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी के तौर पर रख सकते हैं। यानी कि अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो अपनी एफडी को सिक्योरिटी के तौर पर, प्रतिभूति के तौर पर रख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आवर्ती जमा खाते की ग्राहक से की अपेक्षा होती है किसकी। निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्दिष्ट अंतराल पर कितनी भी राशि जमा कराने, निर्दिष्ट अवधि तक इच्छानुसार निश्चित राशि जमा कराने, किसी भी अवधि के लिए निर्दिष्ट अंतरालों पर निश्चित जमा राशि जमा कराने, निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्दिष्ट अंतराल पर निर्दिष्ट राशि जमा कराने। तो क्या होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा। आवर्ती जमा क्या होता है। आवर्ती जमा खाता जो है आरडी अकाउंट होता है, रिकरिंग अकाउंट होता है, और जिसमें जो है आप एफडी की तरह ही पैसा कुछ वर्षों के लिए जमा करते हैं। लेकिन एफडी में क्या होता है कि आप, जैसे कि आपने 2 साल की फिक्स डिपॉजिट कराया तो 2 साल का इकट्ठा पैसा आप जमा कर देते हैं। और आवर्ती जमा खाते में क्या होता है कि मान लीजिए 2 साल के लिए अगर आपने आरडी करवाई है तो आप हर महीने जितना पैसा आपने तय किया है बैंक से कि हम इतना रुपया हर महीने जमा करेंगे, तो आप उतना पैसा हर महीने इसमें जमा करते रहेंगे। तो निर्दिष्ट का मतलब होता है कि निश्चित समय या निश्चित पैसा, जो भी निश्चित तय किया गया है। तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला घ ऑप्शन सही होगा। निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्दिष्ट अंतराल पर निश्चित जमा राशि जमा कराने के लिए। फिर अगला प्रश्न है 5 नंबर, बचत बैंक पर ब्याज अदा किया जा सकता है। बैंक की अपनी अनुमोदित नीति के अनुसार किसी भी अंतराल पर, केवल अर्धवार्षिक अंतराल पर, केवल वार्षिक अंतराल पर, और या केवल तिमाही अंतराल पर। तो तिमाही अंतराल पर केवल बैंक जो है बचत बैंक पर ब्याज अदा किया जा सकता है, और केवल तिमाही अंतराल पर जो है ब्याज अदा किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो आवर्ती और एफडी में यही अंतर है कि एफडी आवर्ती एक जैसे खाते हैं, पर एफडी में आप इकट्ठा पैसा जमा कर देते हैं कुछ वर्षों के लिए, और आरडी में कुछ वर्षों के लिए वह पैसा आप हर महीने जमा करते हैं, इसीलिए इसको आवर्ती कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी पिछला एग्ज़ाम 20 सखी का हुआ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। चलिए आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। मांग जमा राशियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें पर आहरित किया जा सकता है। आहरित का मतलब निकाला जा सकता है। अनुरोध पर, प्रबंधक द्वारा मंजूरी पर, मांग पर या अनुनय पर। तो मांग जमा राशियाँ हैं तो मांग पर निकाली जाएंगी, सीधी सी बात है। तो अगर आपकी ऐसी राशियाँ जो मांगने पर निकाली जा सके तो मांग पर यहाँ पे उत्तर आपका सही होगा। फिर 7वां प्रश्न है कि चालू खाते में जमा राशियाँ के लिए पात्र नहीं होती। 100 चेक पन्नों से अधिक वाली चेकबुक, मासिक विवरण, नगद भुगतान या ब्याज। तो ब्याज इसके लिए पात्र नहीं होता। चालू खातों में ब्याज नहीं मिलता है।
अब 8वां प्रश्न है कि बचत खाता जमा राशियों में खाते में ब्याज शेष पर अदा किया जाता है अधिकतम, औसत, दैनिक या माह के अंत में अंतिम। तो आपका दैनिक, यानी कि जो भी बचत खाते होते हैं उनकी जमा राशियों पे जो ब्याज मिलता है वो दैनिक के हिसाब से अदा किया जाता है। अब अगला प्रश्न देख लेंगे। धन शोधन से आशय है। धन शोधन का मतलब होता है, ये हिंदी लिखी है, आप लोग ब्लैक मनी और वाइट मनी जानते हैं तो बस वही समझ लीजिए, काला धन। तो धन शोधन का मतलब हुआ कि काले धन को सफ़ेद करना, यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलना। जैसे जो लोग गलत तरीके से पैसा जमा कर लेते हैं, अभी मोदी जी ने नोटबंदी कर दी थी तो लोगों ने अपनी ब्लैक मनी जमा की थी, उसको सफ़ेद करने के लिए गरीबों के खातों में पैसे जमा करवाए थे। तो कुछ उस तरीके से जो भी हेर फेर करके अपने पैसे को सही कर लेना, तो धन शोधन होता है। धन शोधन से आशय है क्या है? आस्तियों को नकदी में बदलना, कि गैर कानूनी ढंग से प्राप्त धनराशि को बदलना, कि नकदी को स्वर्ण में बदलना। क्या होता है? तो ख नंबर उत्तर सही है, गैर कानूनी ढंग से प्राप्त धनराशि को बदलना। अब अगला प्रश्न 2 है कि धन शोधन से एक महत्वपूर्ण कदम है। धन शोधन में एक महत्वपूर्ण कदम है नियोजन और परत लगाना, कि संगठन और नियंत्रण करना, कि जमा कराना और निकालना, कि पश्चगामी और अग्रगामी एकीकरण। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, नियोजन और परत लगाना। यानी पहले व्यक्ति जो है जो काला धन होता है उसका नियोजन करता है, फिर परत लगाता है, यानी कि यहाँ वहाँ जमा करके सफ़ेद करने की कोशिश करता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक की पहचान के लिए बैंक को उपलब्ध आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज है? मतदान पहचान कार्ड, की राशन कार्ड, की फोटोग्राफ, की बैंक खाता विवरण। इसमें से ऐसा कौन सा दस्तावेज है चारों में से कि जो ग्राहक की पहचान के लिए बैंक को उपलब्ध आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज है? यानी कि आपको समझना, आधिकारिक रूप से, जिसपे अधिकारी की मोहर हो और जिससे किसी ने वैध किया हो, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे मतदान पहचान कार्ड होता है, तो ये आपका उत्तर सही है। फिर केवाईसी का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, किस लिए केवाईसी की जाती है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है ग्राहक की उचित पहचान सुनिश्चित करना, कि संदेहास्पद प्रकृति के लेन देनों पर निगरानी रखना। तो ग्राहक की उचित पहचान सुनिश्चित करना, ग्राहक की पहचान के लिए ही केवाईसी किया जाता है। केवाईसी जो है वो कस्टमर को पहचानने के लिए होता है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यदि 1 लाख रुपए की धनराशि 12 महीने के लिए उधार ली जाती है और इस पर साधारण ब्याज दर 12% वार्षिक है, यानी कि 12% वर्ष की है, तो उधारकर्ता द्वारा कितना ब्याज अदा किया जाएगा? 10,000, 24,000, 20,000 की 12,000? तो यहाँ पे 12,000 उत्तर आपका सही होगा, क्योंकि 12 महीने के लिए धनराशि उधार ली गई और 12% वार्षिक ब्याज यहाँ पे लगाया गया है, साधारण ब्याज। तो आपका जो है 12,000 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। 1 लाख रुपये लिए गए हैं तो 1 लाख का जो ब्याज बनता है, तो जा करके आपका 12,000 उत्तर सही होगा। अब अगले प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ पे प्रश्न है कृषकों को किसान कार्ड उन्हें करने के लिए जारी किए जाते हैं। क्या करने के लिए? ग्रामीण शाखाओं में एटीएम से धनराशि आहरण निकालने के लिए, कि कृषि उपकरणों की खरीद के लिए, कि डीलरों से उधार में कृषि औजार खरीदने के लिए, या फिर उनकी खेती की ज़रूरतों और गैर कृषि ज़रूरतों को पूरा करने, जिसमें इनपुट की खरीद, अन्य अल्पकालिक ज़रूरतों और सहायक कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता शामिल है। तो ये लंबा सा उत्तर है, यही वाला उत्तर आपका सही होगा। तो आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जारी किए जाते हैं केवल अल्पकालिक, केवल मियादी ऋणों के लिए, या अल्पकालिक और मियादी ऋण दोनों के लिए, केवल घरेलू खर्च को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ग नंबर तीसरा वाला सही होगा, अल्पकालिक और मियादी ऋण दोनों के लिए। तीसरा प्रश्न है केसीसी की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। केसीसी का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड ही होता है, उसको शॉर्टकट में केसीसी कहते हैं। 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, कि 7 वर्ष के लिए? 5 वर्ष उत्तर बिल्कुल सही होगा, 5 वर्ष के लिए ये जारी किए जाते हैं।
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैंक में एक ऋण या अग्रिम को तब अनर्जक अस्ति एनपीए के रूप में परिभाषित किया जाता है जब यह की अवधि तक अतिदेय या अनियमित रहा हो। सबसे पहले इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे। बैंक से एक ऋण या अग्रिम यानी कि कोई भी लोन या उधार लेता है तो उसको अनर्जक अस्ति कब कहेंगे? अनर्जक अस्ति को एनपीए भी कहा जाता है। तो अनर्जक अस्ति कब कहेंगे उसको, कब उसको परिभाषित करेंगे अनर्जक अस्ति? कि जब वह की अवधि तक, कितने समय की अवधि तक, कितने अवधि तक, कब तक अतिदेय या अनियमित रहा हो। अतिदेय का मतलब देना बाकी रह गया हो, दिया ना हो, या नियमित रूप से न दिया हो, छूटा हुआ हो। तो यहाँ पर आप कोई भी, जैसे आपने पैसा उधार लिया है बैंक से और आप उसको किस्त बाई हर महीने चुका रहे हैं, तो वो एनपीए या अनर्जक अस्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 3 महीने तक पैसा सही रूप से चुका दिया और 3 महीने के बाद अब हेरा फेरी करने लगे, किस्त जमा नहीं करी, फिर नहीं दे रहे हैं, बैंक बार बार आपसे कह रही नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो अनर्जक अस्ति हो जाती है। लेकिन कितने दिनों तक ये पूछा गया है? 90 दिन, 90 दिन से कम, 90 दिन से अधिक, या 180 दिन से अधिक। तो 90 दिन से अधिक, 90 दिन जैसे ही पूरे हो जाते हैं वो आपके पैसा अनर्जक अस्ति यानी एनपीए हो जाता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बैंक के एक ऋण या अग्रिम को तब संदिग्ध रूप में परिभाषित किया जाता है जब यह कम से कम की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में रहा हो। अवमानक का मतलब होता है कि जैसे वो जो है संदिग्ध, जैसे कि मानक वो होता है जो टाइम से आप पैसा जमा करते रहे। अवमानक वो होता है जब आपने टाइम से पैसा जमा करना बंद कर दिया, वो अवमानक हो गया। और आपने टाइम से देना भी बंद कर दिया और बिल्कुल आपने उसको जमा ही नहीं कर रहे हैं, वो आगे जाके संदिग्ध। तो इसका एक टाइम होता है। अवमानक 90 दिन से ऊपर हो जाने पे अनर्जक हो जाता है यानी अवमानक हो जाता है, और 12 माह पूरे होने पर संदिग्ध पैसा हो जाता है। संदिग्ध आपका जो है ऋण अग्रिम हो जाता है। कोई भी पैसा जो आपने 12 महीने तक अगर टाइमली जमा नहीं किया है तो वो 12 माह के बाद संदिग्ध अवमानक श्रेणी में हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि बैंक की मानक अस्ति को अस्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किस अस्ति के रूप में? अनर्जक अस्ति यानी एनपीए नहीं के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्योंकि मानक अस्ति वो होती है जो टाइमली आप जमा कर रहे हैं, वो मानक अस्ति है। और जब आप टाइमली जमा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वो मानक है, तो वो ना तो अवमानक होगी ना संदिग्ध होगी। और जो अवमानक संदिग्ध ही नहीं है तो वो अनर्जक नहीं होती है। यानी कि कोई भी अस्ति अनर्जक या एनपीए तभी होती है जब वो टाइम से जमा ना की जाए। तो अगर 90 दिन तक जमा नहीं की गई तो अवमानक हो गई, 90 दिन से ऊपर होने पे अवमानक हुई, और 12 महीने से ऊपर होने पे संदिग्ध हो गई, और उससे भी अधिक हो गया, उसका भी टाइम होता है, तो वो हानि हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कोई ऋण कब एनपीए होगा, कब अनर्जक अस्ति होगा कोई ऋण? तो ब्याज और या ऋण की किस्त 90 दिन से अधिक समय से अतिदेय हो, ओवरड्राफ्ट नकदी ऋण खाता 90 दिन से अधिक से अनियमित हो, बीपी बीडी के मामले में बिल 90 दिन से अधिक समय तक अतिदेय हो। तो यहाँ पर किसी प्रकार का भी पैसा हो, वो ब्याज हो, ऋण हो, ओवरड्राफ्ट हो, बीपी बीडी हो, कोई भी हो, अगर 90 दिन से अधिक हो गया है, 90 दिन पूरे कंप्लीट हो गए हैं और वो देना बाकी हो, नहीं दिया है, तो वो सब जो है एनपीए होता है। तो उपयुक्त सभी पे टिक करेंगे। अब अगला प्रश्न है कि मासिक अंतराल पर प्रभारित ब्याज एनपीए के अंतर्गत अतिदेय राशि को परावर्तित करेगा नहीं करेगा? पिछली तिमाही की समाप्ति से 90 दिन पर अतिदेय होगा। यहाँ पे ये उत्तर आपका सही होगा। तो जैसे आपने अगर बुक पढ़ी है तो आपको ये सब समझ में आएगा। तो बुक पढ़ना बहुत आवश्यक है। बैंकिंग की बुक आपको मिली होगी, नहीं है तो आप बताइए, तो उस हिसाब से हम आपको वीडियो। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया है, शाखा स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार है कौन? बीसी एजेंट, निर्दिष्ट काउंटर लिपिक, या फिर सब स्टाफ, या शाखा प्रबंधक? तो शाखा प्रबंधक यहाँ शिकायतों का समाधान करने के लिए होते हैं।
अब है अगला प्रश्न, पक्षकार के जरिए अपने मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, शिकायत निवारण प्रक्रिया, इसके द्वारा पक्षकार अपने मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ पे प्रश्न है कि ग्राहक दिवस को मनाया जाता है प्रत्येक माह की 5 तारीख या फिर 10 तारीख या 15 तारीख या 20 तारीख। तो प्रत्येक माह की 15 तारीख को बैंक में ग्राहक दिवस मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न की बात कर ले तो IRDAI क्षेत्र का नियंत्रण करता है, बैंकिंग, बीमा, पेंशन, पूंजी बाजार। तो यहाँ पे ऑप्शन ख सही होगा, बीमा। फिर दूसरा प्रश्न है खाली स्थान, सामूहिक निवेश का एक रूप है जो कई निवेशकों में धनराशि एकत्रित करता है और उनकी धनराशि को शेयरों, बांडों, अल्पकालिक मुद्रा बाजार, लिखतों और या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। प्रतिभूति हमने आपको बताया कि सिक्योरिटी होती है। तो बीमा पॉलिसी, निवल आस्ति मूल्य, म्यूचुअल फंड या बैंक जमा। तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे आंसर जो है वो सही होगा। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके आंसर को याद कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको आंसर सही रूप से टिक करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अस्थियों के आर्थिक मूल्य के संरक्षण के लिए लिया जाने वाला बीमा कहलाता है जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ख नंबर का उत्तर सही होगा, गैर जीवन बीमा। तो यहाँ पे ये याद कर लीजिएगा अच्छे से, इसका ये आंसर होगा गैर जीवन बीमा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वित्तीय बाजार में प्रतिभूतियों से आशय है। तो प्रतिभूतियों से क्या आशय है, पहले ही आपको बता चुके हैं। प्रतिभूति यहाँ पे सिक्योरिटी होती है और बैंकों में सिक्योरिटी क्या होते हैं, तो ऑप्शन दिए, शेयर, बांड, डिबेंचर, नकदी, बैंक जमा राशि, यहाँ पशुधन, पर्ण, म्यूचुअल फंड, नकदी, बैंक जमा राशि या बीमा पॉलिसी। वित्तीय बाजार में प्रतिभूति पूछी गई है तो शेयर, बांड, डिबेंचर यहाँ पे उत्तर बिल्कुल सही माना गया है। अगला प्रश्न है कि बैंकों को अपनी मांग और सावधि देयताओं का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्यता रखने की ज़रूरत होती है, इसे के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है सावधिक चल निधि अनुपात, SLR, आरक्षित नकदी निधि अनुपात, चालू अनुपात, ऋण जमा अनुपात। यानी कि ये ख नंबर उत्तर सही है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, बैंकों की जिन क्षेत्रों में शाखाएं नहीं हैं, जहां बैंक नहीं है उनकी शाखाएं नहीं, तो उन ग्रामीण गरीब तक पहुंचने तक जिन मध्यवर्तियों के जरिए पहुंचा जाता है उनमें शामिल है। तो बताएं कौन सा गलत है। अब जो शामिल है वो तो सही है, लेकिन इसमें नहीं शामिल है वो कौन सा है, वो गलत है, ये पूछा है। देखिए प्रश्न घुमा फिरा के पूछा है आपसे, तो बड़े अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा, समझिएगा कि उसमें क्या पूछ रहा है। तो स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, ऋण वसूली एजेंट, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, कौन सा, यहाँ पे ग उत्तर सही है, ऋण वसूली एजेंट, ये शामिल नहीं है, ये गलत है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कारोबार प्रतिनिधि द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों के दायरे में शामिल नहीं होते हैं। छोटे मूल्य के ऋण वितरण, उधारकर्ता से मूलधन की वसूली, ब्याज का संग्रहण, छोटे मूल्य की जमा राशियों का संग्रहण, 1000 रुपये तक के डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान। यही आपका घ नंबर उत्तर सही है, 1000 रुपये तक के डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान जो है वो कारोबार प्रतिनिधि नहीं करते हैं। कारोबार प्रतिनिधि हिंदी में है और इंग्लिश में इसको BC कहते हैं। BC जिसकी आप परीक्षा दे रहे हैं, बैंक मित्र कहिए या BC सखी कहिए, जो भी है वो कारोबार प्रतिनिधि ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि बैंक BF या BC मॉडल के अंतर्गत मध्यवर्ती के रूप में निम्नलिखित में से किसी एक की सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते। गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, गांव के सरपंच, सूक्ष्म वित्त संस्था। तो गांव के सरपंच ये नहीं कर सकते। ABC BF मॉडल के अंतर्गत मध्यवर्ती के रूप में किसी भी सेवा का उपयोग नहीं कर सकते हैं गांव के प्रधान। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि EBT से आशय है आंतरिक लाभ अंतरण, अतिरिक्त लाभ अंतरण, इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण, लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। तो यहाँ पे देखिए EBT इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण, इसका उत्तर सही होगा। तो अगला प्रश्न है कि POS लगभग सभी कारोबारी केंद्रों पर अपने ग्राहकों की नकदी रहित खरीद को सुगम बनाने के लिए स्थापित एक छोटी डिवाइस है। तो POS से आशय है, बड़ा लंबा चौड़ा खींचकर पूछा है, पर प्रश्न का बहुत छोटा सा मतलब है।
तो पीओएस मशीन सभी लोग जानते हैं, पॉस मशीन, पीओएस पॉस मशीन। तो ये इससे क्या मतलब है, बिक्री पर भुगतान की बिक्री पॉइंट की निपटान पॉइंट की खरीद और बिक्री, तो बिक्री पॉइंट यहाँ पे उत्तर इसका सही होगा जो प्रश्न पूछा गया है। जिस तरह से पढ़ लीजिएगा प्रश्न को अच्छे से और समझ लीजिएगा। 2 नंबर पे ये उत्तर सही है, बिक्री पॉइंट। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एटीएम बैंकिंग चैनलों में से एक है। तो एटीएम जो है बैंकिंग चैनल में से एक है। तो एटीएम संक्षेपाक्षर से आशय है। एटीएम को जो संक्षेप में एटीएम कहते हैं, पर इससे आशय क्या है, मतलब क्या है। 4 ऑप्शन है, एनी टाइम मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन की ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मनी या फिर ऑल टाइम मनी। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन खा वाला उत्तर ये आपका सही है। अब अगला प्रश्न है, ई-केवाईसी के अंतर्गत UIDAI की आधार केवाईसी सेवा ग्राहक खालिस्तान को अधिप्रमाणित करती है, डेटा को कि हलचल को कि केवल बैंक खाता संख्या के उपयोग में से कोई नहीं। तो ई-केवाईसी के अंतर्गत ये आधार केवाईसी सेवा ग्राहक के डेटा को अभिप्रमाणित करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या अवयस्क PMJDY के अंतर्गत खाता खोल सकता है। अवयस्क का मतलब जो बालिग ना हो। तो इसमें खा नंबर उत्तर सही होगा। 10 वर्ष से अधिक आयु का अवयस्क किसी भी बैंक में अपना बचत बैंक खाता खोल सकता है, पर माइनर के रूप में खुलेगा खाता, अपने किसी अभिभावक के साथ में खोल सकता है। फिर 8वां प्रश्न यहाँ पे दिया है कि PMJDY के अंतर्गत जीवन बीमा कवर योजना में शामिल होने की आयु कितनी है। तो यहाँ पे खा नंबर उत्तर सही होगा, 18 से 59 वर्ष का आयु समूह। यानी कि PMJDY के अंतर्गत जो जीवन बीमा कवर योजना का लाभ मिलता है, उसमें कम से कम 18 वर्ष की आपकी आयु हो और 60 वर्ष पूरे न किए हों, 59 वर्ष की आयु तक आप इसका लाभ पा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, मतलब लाभ तो आगे मिलेगा। और चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे PMJDY योजना के अंतर्गत प्रदत्त जीवन बीमा कवर में बीमित राशि है कितनी। 30,000 रुपये जीवन बीमा कवर में मिलते हैं। ये 30,000 रुपये आपको तब मिलेंगे जब जिसका बीमा हुआ है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की बीमारी वगैरह से मृत्यु हो जाने पर ये 30,000 रुपये जो हैं वो नॉमिनी को मिलते हैं, जिसका भी नॉमिनी होगा परिवार में। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि PMJDY के अंतर्गत बचत बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। तो पहला वाला उत्तर सही है, का नंबर। खाते की वार्षिक समीक्षा के अधीन 36 माह के लिए चल OD सुविधा के रूप में यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। अगले प्रश्न की बात कर ले तो बैंकिंग के नीचे वर्णित प्रकारों में से कौन सा डिजिटल बैंकिंग के अंतर्गत आता है। शाखा बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, चेक जमा, SMS बैंकिंग। कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो डिजिटल बैंकिंग में काम आता है अंतर्गत। तो यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग दोनों ही डिजिटल बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी ऑप्शन आप में मिले वो आप लगा दीजिएगा, मोबाइल बैंकिंग वगैरह जो भी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एकीकृत सर्किट में डेटा संग्रहित करने वाला कार्ड भी कहलाता है स्मार्ट कार्ड। यहाँ पे उत्तर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा ATM मशीन पर प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर नकदी आहरण, मोबाइल नंबर अपडेट, मोबाइल रिचार्ज, उपयोगिता बिलों का भुगतान, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सही यहाँ पे उत्तर सही होगा। पिछला जो हमने आपको क्वेश्चन बताया उसमें मोबाइल बैंकिंग पे ही टिक कीजिएगा। मोबाइल बैंकिंग होगा तो बाकी SMS वगैरह तभी तो होगा। चलिए वो देख लीजिएगा थोड़ा। और आगे बता देते हैं अगला क्वेश्चन, गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्थापित ATM कहलाते हैं स्वायत्त लेवल ATM। तो जो गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा यानी कि जो बैंक जिसका नहीं होता है, जो लोग बैंक से कोई इसका संबंध नहीं होता है, वो लोग भी ATM लगवा देते हैं बड़े लोग। तो पूंजीपति जिसके पास पैसा है तो उनके ATM को क्या कहते हैं, स्वायत्त लेवल ATM कहते हैं। इसके अलावा बाकी कई तरह के ATM है, डिटेल में आप उसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 18 वर्ष की आयु में APY का मतलब है अटल पेंशन योजना।
अटल पेंशन योजना APY में शामिल होने वाले व्यक्ति को मासिक किस्त यानी अंशदान के रूप में जो किस्त मासिक जमा करते हैं तो के रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी यदि वह 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 5,000 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन चाहता हो। तो यहाँ पे 210 रुपया उसको हर महीने जमा करने पड़ेंगे। तो 60 वर्ष की आयु के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होती है APY में, अटल पेंशन योजना में, और बाकी आपको 60 वर्ष की आयु तक अपना जो भी पैसा जमा करते रहना है। 18 वर्ष से इसमें जो है जमा होता है पैसा, और उसके बाद आप जितने अपने हिसाब से जितना ही पैसा महीने में जमा करेंगे उस हिसाब को आपको पेंशन मिलती है। इसमें ये आप पे डिपेंड है कि आप 60 साल के बाद 5,000 वाली पेंशन चाहिए कि 4,000 वाली कि 3,000 वाली कि 2,000 वाली, जो भी। अगला प्रश्न है कि बैंकों ने कारोबार प्रतिनिधि के जरिए वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मूल बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए नियत किए हैं योजना कोड, व्यक्तिगत पहचान नंबर, आधार नंबर की प्रांत। तो यहाँ पे योजना कोड जो है इसका उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। IMPS का पूरा रूप है, तो यहाँ पे पहला वाला उत्तर सही है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के अंतर्गत खाताधारक को रुपए के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, कितने रुपए के साथ? तो यहाँ पे 1 लाख उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कियोस्क बैंकिंग में लेन देन के जरिए किए जाते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, पूर्वदत्त कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे उत्तर सही होगा। कियोस्क बैंकिंग में लेन देन क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शेष राशि की जानकारी का एक प्रकार है गैर वित्तीय लेन देन, यहाँ पे उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है QSAM सेवा का उपयोग कर डायल कर, क्या डायल करके यहाँ पे भरना है? डायल कर अपने बैंक खाते को अपने आधार से जोड़ने की स्थिति की जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर सही होगा वो होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, *99#, *999#, *9 फिर *99, *99#, *999#। क ख ग घ में कौन उत्तर सही होगा? तो ग नंबर का उत्तर सही होगा, *99, *99#, *99, *99#। तो ये थे आपके 50+ क्वेश्चन IABF एग्ज़ाम, BC सखी के लिए इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, IABF की परीक्षा पास करने के लिए। और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आते ही हैं एग्ज़ाम में अक्सर। बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, और अगर मुझसे बोलने में या आंसर बताने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसको क्षमा कर देगा। बाकी बुक में देख लीजिएगा और बुक से भी तैयारी कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कोई पूछना हो कोई बात तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करके मैं आगे भी 50 क्वेश्चन की जो है सीरीज़ लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सबका बहुत धन्यवाद।